नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइट उल्फ 2291। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है हमारा वो सब फोकस रहेगा जो मछली का नेचुरल फीड रहता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटो प्लैंकेटन और जू प्लैंकेटन। ये नेचुरल फूड जो मछली का होता है वो क्रिएट कैसे बनाना होता है, उसको हम लोग ग्रोथ कैसे करते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग मराठी में प्लवंग भी बोलते हैं। ओके, प्लवंग निर्मिती करतो अपन। ये टॉपिक लेने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि एक्चुअली जो हम लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं बड़े तालाब में, तो उसमें फ़ीड का जो खर्चा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जो फ़ीड का खर्चा हम लोगों को कम करना है और मछली का ग्रोथ भी बढ़ाने का है। तो मैंने बहुत लोगों से, जहाँ ये कोलकाता से मेरे को 2-3 फ़ोन आया था, और जहाँ जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर फ़िश फार्मिंग जो किया जाता है वहाँ के लोगों से मैंने फीडबैक लिया था कि हम लोग ये जो नेचुरल फीड है मछली का वो उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जो हम लोग फीड पे ध्यान देते हैं ना, तो उसमें नेचुरल फीड पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा जो रिटर्न्स रहेगा, हम लोगों का मछली का वेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और हमारा जो फीड का खर्चा है वो बहुत कम रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं और डायरेक्टली मेन मुद्दे पर आता हूँ। तो ये जो फाइटोप्लैंकेटन और जू प्लैंकेटन जो हम लोग क्रिएट करते हैं नेचुरल जो फीड होता है, तो फाइटोप्लैंकेटन जो होता है वो एक प्रकार का वनस्पति होता है। वनस्पति मतलब प्लांट होता है, बहुत छोटा वाला प्लांट होता है। तो हमारे जो तालाब में शेवाल हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों को दिखता है बहुत बड़ा प्लांट होता है वो शेवाल, ये अलग चीज़ होता है। और जो फाइटोप्लैंकेटन होता है वो बहुत छोटा वाला वनस्पति होता है। ये जो फाइटोप्लैंकेटन है इसको जो वेज मछलियाँ है, वेज मछलियाँ मतलब कौन सा होता है, जो गौतिया बोलते हैं हम लोग, कॉमन कार्प में कटला, रोहू, मृगल, ये जो है, और ये साइप्रनस जो है वो भी खाती है, तिलापिया भी खाती है, नो प्रॉब्लम। तो सब मछलियाँ ये खाती है। तो वेज जो मछलियाँ उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को कंट्रोल करना है कि ये जो नेचुरल फीड है मछली का, फाइटो प्लैंकेटन है, वो भी मछली खाए। प्लस हम लोग जो फॉर्मुलेशन करके दे रहे हैं उसको फीड का, मैंने एक वीडियो भी बनाया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कंसीडर करके फीड कैसे बनाना चाहिए, उसका मैं लिंक भी आप लोगों को ऊपर दूंगा। तो ये जो मछलियाँ मैंने बताया उनको फाइटो प्लैंकेटन लगता है। और जू प्लैंकेटन जो हम लोग बोलते हैं, ये जू प्लैंकेटन एक्चुअली कीड़े होते हैं। एकदम सिंपल वर्ड में आप लोगों को बताता हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इसको। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो अच्छा है ना, तो मछली पानी में से ये छोटा छोटा वनस्पति खाए, और जो मछली नॉनवेज खाती है वो जू प्लैंकेटन को भी खाए। तो हम लोग जो फीड देते हो ऊपर से, राइस ब्रैन हो, गेहूँ का ब्रैन हो, देन ग्राउंड केक हो, तो ये भी वो खाएगी। और जो पानी में हम लोगों ने फाइटोप्लैंकेटन और जू प्लैंकेटन जो बनाया वो भी खाएगी, और मछली का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और मछली हट्टी कट्टी रहेगी। तो ये समुंदर में, नदी में, ये आप लोगों को दिखने को मिलता है। समुंदर में भी बहुत बड़े पैमाने पर जू प्लैंकेटन और प्लैंकेटन नेचुरली क्रिएट हो जाता है। ये जो प्लैंकेटन से दोनों ये कैसे क्रिएट होता है, तो ये जो वेस्ट है, गोट का हो, गई का हो, देन भैंस का हो, और गधे का हो, घोड़े का हो, मुर्गी का हो, या कोई भी ये जो वेस्ट है, ये जब पानी में जाता है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ जो मर जाती है और डिकम्पोज होती है पानी में, इनसे ये फाइटो प्लैंकेटन और जू प्लैंकेटन क्रिएट होता है। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोगों के पास जो इजीली अवेलेबल जो सोर्सेस है उससे हम लोग जानबूझ के हमारे तालाब में ये क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास जो भैंस का काउडंग होता है, भैंस का जो वेस्ट होता है, गोबर, या गोट का या मुर्गी का, ये वेस्ट हम लोगों को यूज़ करना है। एक चीज़ याद रखना कि ये जो वेस्ट है, ये फ्रेश वेस्ट हम लोग नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश वेस्ट यूज़ करना नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। तो
मैं सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ। आप लोग इसमें जब मछली पालने वाले हो आपके तालाब में, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। जब आप लोग ये बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं फिश के, वो आपके तालाब में अभी डालने वाले हैं 10 दिन के बाद, तब 10 दिन से पहले बच्चा तालाब में डालने से 10 दिन से पहले तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे डालेंगे तो बच्चे उसको खाएंगे, वो नेचुरल फीड है उसका, तो उससे ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा और उसको शौक नहीं लगता है। क्योंकि जब हम लोग इस बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं ना नर्सरी से हमारे तालाब में, और हम लोगों ने गलती से जब हमारे तालाब में बच्चे डालते हैं और गलती से हम लोगों ने जो रेडीमेड फीड रहता है हमारा वो डाल दिया, तो वो ज़्यादा खा लेती है फटाफट, तो उससे वो मरने का चांसेस रहता है। तो उसको सॉफ्ट जो फूड रहता है सबसे पहले जब वो ट्रांसफ़र होता है नर्सरी से हमारे तालाब में, वो सॉफ्ट फूड ये प्लैंक्टन, प्लवंग और जू प्लैंक्टन ही रहता है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को करना है कि जब हम लोग बच्चे डालने वाले हैं तालाब में, उससे 10 दिन पहले आप लोगों को तालाब में जो इस मैं जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ उस हिसाब से आप लोगों को प्लैंक्टन क्रिएट करना है। तो मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बताने वाला हूँ ये 1 गुंटा में मैंने बताया कि आपका तालाब का डेप्थ कितना भी हो, ओके। तो एक रफली मैंने एक फॉर्मूला निकाला है कि क्वांटिटी, तो 1 गुंटा, जिन लोगों को 1 गुंटा नहीं समझता है तो ये समझना कि 1 गुंटा मतलब 1000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ मतलब 40 गुंटा होता है, बराबर है। 1 एकड़ मतलब 40 गुंटा, 1 गुंटा मतलब 1000 स्क्वायर फीट एरिया तालाब का। तो आप लोगों को क्या करना है, 10 दिन पहले, बच्चा छोड़ने से 10 दिन पहले 5 केजी गोबर लेना है। आप लोग मुर्गी का वेस्ट ले रहे हैं तो वो कम ले लो, उसको आधा कर दो। मुर्गी का वेस्ट ले रहे हैं तो 2 केजी या 2.5 केजी पर गुंटा आप लोगों को लेना है। अभी मैंने यहाँ पे काऊ डंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप लोगों का गोबर रहेगा, तो गोबर 5 किलो 1 गुंटे के लिए, उसमें 100 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो ये फॉर्मूला कैसा रहेगा, 1 गुंटे के लिए 5 केजी काऊ डंग, 100 ग्राम 100 ग्राम्स यूरिया और 150 ग्राम्स SSP। ये तीनों आप लोगों को एक बड़े ही ड्रम में मिक्स करना है और उसको एक 2 दिन के लिए वैसे ही बाहर रखना है ड्रम में। और उसके बाद 3 दिन के बाद, आप लोग ज़्यादा दिन रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 वीक भी रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको बाद में आपके तालाब में इवनली स्प्रेड करना है, ये कोने में वो कोने में वो कोने में, ऐसा इवनली स्प्रेड करना है। अभी मैंने बताया कि मुर्गी का आप लोग वेस्ट यूज़ कर रहे हो तो कम यूज़ करना, आधा यूज़ करो। मतलब मुर्गी का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का 2 किलो मुर्गी का वेस्ट प्लस 100 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम SSP। ये ऐसा आप लोगों को भिगो के रखना है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का जो कंटेंट रहता है मुर्गी के वेस्ट में वो ज़्यादा ही रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लोगों को फ्रेश अभी गोबर 2-3 दिन का गोबर यूज़ नहीं करना है। फ्रेश गोबर क्या होता है, फ्रेश गोबर आप लोग यूज़ करेंगे तो वो सड़ता है, जब आप लोग तालाब में डालते हैं तो सड़ता है। और ये सड़ने का जो प्रक्रिया है, इसमें तालाब के पानी में से ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। जब तक वो सड़ता रहेगा वो तब तक वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, तो पानी में से ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, तो मछली मरने का चांसेस रहता है। प्लस डिकम्पोजिशन है, मतलब गैसेस भी क्रिएट हो जाएगा, तो अमोनिया का भी प्रॉब्लम हो जाएगा आपके तालाब में। तो आप लोगों को वो नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो एक काम करो, आपके यहाँ पे आप लोग जो गोबर वगैरह इकट्ठा करके रखते हो, बराबर है ना, तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ओकिंडा हम लोग बोलते हैं, ओकिंडात आपण जे शेण वगैरह ठेवतो, तो आप लोगों को क्या करना है, 1 मंथ या 2 मंथ पहले वाला जो गोबर रहेगा वो यूज़ करना है। वो मिट्टी की तरह पूरा डिकम्पोज हुआ रहेगा, वो आप लोगों को यूज़ करना है। और एक चीज़ याद रखना, पूरा हुआ सूखा गोबर, इसका मतलब वो पूरा सड़ा है ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि पूरा सूखा है, मिट्टी के जैसा एकदम पाउडर बन रहा है, तो ये डिकम्पोज हो गया है, नहीं। डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज, वो जो गोबर है उसको ऐसा बेड बना के 1 मंथ के लिए 1.5 मंथ के लिए हम लोग रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो
ये भी आप लोगों के पास नहीं है तो और एक चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है गोबर गैस का स्लरी। जहाँ पे गोबर गैस का प्लांट रहता है उसमें से एक स्लरी बाहर निकल के आता है, वो पूरा डिकम्पोज हुआ होता है। तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी डिकम्पोज हो गया है। वो भी नहीं है तो और एक ऑप्शन है हमारे पास, जो नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाज़ियाबाद में क्रिएट किया है, ये वाला सिर्फ 20 रुपये में मिलता है। तो ये वेस्ट डिकम्पोज़र भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं गोबर को डिकम्पोज करने के लिए। तो क्या करना है कि आप लोगों को गोबर डालना है और गोबर के ऊपर ये वेस्ट डिकम्पोज़र क्रिएट करके स्प्रे करना है। ये वेस्ट डिकम्पोज़र आजकल मार्केट में आप लोगों को द्रावण कह के भी बेचा जाता है। जो इस वेस्ट डिकम्पोज़र को 200 लीटर पानी में डालते और उसमें 2 किलो गुड़ या मोलासिस ये उस पानी में डालते हैं, उसको थोड़े दिन के लिए एरेट करते। तो ये हो गया बच्चा छोड़ने से पहले 10 दिन का फॉर्मूला। अभी बच्चा छोड़ दिया आप लोगों ने और अभी बच्चा सब जो भी उसमें फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति है, कीड़े जो बन गए गोबर में से, वो खाना स्टार्ट करेगी। तो थोड़े दिन के बाद, थोड़े मतलब 1 मंथ का समय हम लोग कंसिडर करेंगे। 1 मंथ के बाद ये जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन है, इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा तालाब में से, क्योंकि वो मछली खाएगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब मछली आप लोगों ने डाला है उससे पहले से स्टार्ट करके जब तक मछली आप लोग निकालेंगे तब तक ये तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का कंटेंट और एक संख्या मेंटेन करना है, तभी वो मछली को हमेशा खाना मिलेगा, नेचुरल खाना हमारा जो हम लोग तैयार करने वाले खाना उसके साथ मिलेगा। अभी आप लोगों को क्या करना है कि 1 मंथ के बाद, हर 1 मंथ ये करना है, जब मछली बढ़ती रहेगी ना, हर 1 मंथ में आप लोगों को नया फॉर्मूला, अभी पहले जितना आप लोगों ने गोबर डाला था उससे कम डालना है। तो कम कितना, तो 1 केजी गोबर आ जाएगा 1 घंटे के लिए, मैं बोल रहा हूँ 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 1 केजी काऊ डंग रहेगा, देन 20 ग्राम यूरिया रहेगा, 20 ग्राम यूरिया और 30 ग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये हर 1 मंथ में आप लोगों को तालाब में डालना है। इसको बोलते हैं रिचार्जिंग प्रोसेस। रिचार्जिंग करना है मतलब जो भी प्लैंक्टन मछली ने खा लिया है, अभी उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ये रिचार्ज करने के लिए डालते हैं। तो आप लोगों का जितना भी बड़ा तालाब होगा उसके हिसाब से आप लोग वो क्वांटिटी बढ़ा दो। सेम मैंने जो पहले बताया कि एक तो वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज करके डालो, बायोगैस का स्लरी होगा तो बेस्ट है, काउडंग रहेगा तो बहुत पहले वाला जो सड़ा हुआ रहेगा उसको ही यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये करना है। अभी देखो आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों को ऑब्जर्व होगा, अभी जिन लोगों ने किया है उनको ऑब्जर्व होगा कि आपके पानी का जो कलर है वो हरा हो गया है, ग्रीन कलर हो गया है, बहुत हरा हो जाता है कलर। जब हम लोग ये डालते हैं ना तो डालने के 3-4 दिन बाद ही पूरा पानी ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें फाइटोप्लैंक्टन का जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वनस्पति का संख्या ज़्यादा होने से पॉइंट ऐसा है कि वो पूरा ग्रीन दिखना चालू हो जाता है। इसका और एक बेनिफिट है हम लोगों के लिए, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये फाइटोप्लैंक्टन खुद का जो खाना है वो फोटोसिंथेसिस से करता है। जैसे ये मेरे पीछे वनस्पति है ना, तो ये सनलाइट को लेता है और उसका खुद का खाना तैयार करती है और ये रिटर्न में ऑक्सीजन एग्जॉस्ट करती है, बराबर है। तो वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन दिन में सूरज की रोशनी से अपना अपना खाना तैयार करती है और ऑक्सीजन भी क्रिएट करती है। तो ये पानी में से ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो सिर्फ ये मछली को खाना नहीं होता है, पानी में से ऑक्सीजन भी क्रिएट करता है, तो क्वालिटी मेंटेन हो जाता है, बराबर है। अभी ये जो पानी ग्रीन दिखता है इसमें फाइटोप्लैंक्टन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अभी और एक रिचार्जिंग प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ता है, वो जूप्लैंक्टन के लिए। जो कीड़े हैं ना, ये कीड़े ज़्यादा होनी चाहिए पानी में, तो इसके लिए हम लोगों को जूप्लैंक्टन को रिचार्ज करना पड़ता है। वो रिचार्ज कैसे करते हैं मंथली, तो नॉर्मली ये सब लोग है ना राइस ब्रान यूज़ करते हैं। देखो जो चावल रहता है जब खेत से हम लोग निकाल के लाते हैं तो उसके ऊपर से कवर निकलता है, छिलका निकलता है, उसको हम लोग हस्क बोलते हैं, ओके हस्क। तो
ये जो हस्क है ये कड़क रहता है, जो मुर्गी के नीचे पोल्ट्री में वगैरह स्प्रेड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद भी चावल को और एक बार पॉलिश करते हैं पूरा वाइट होने के लिए, तब जो कवर निकलता है जिसमें ऑयल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं राइस ब्रान। और इसके बाद जो अंदर रहता है वो राइस रहता है वाइट कलर का। तो जिन लोगों के पास राइस ब्रान होगा तो बहुत अच्छा है, राइस ब्रान आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को जू प्लैंकेटन को क्रिएट करने के लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़, राइस ब्रान हम लोग मछली को खाने के लिए भी देते, तो आप लोग राइस ब्रान एक बार लेके आएंगे तो मछली के खाने में उसको मिक्स कर सकते हैं, प्लस जू प्लैंकेटन क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है नॉर्मली, तो आप लोगों को सेम 1 घंटा के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। राइस ब्रान है वो 400 ग्राम लेना है आप लोगों को। राइस ब्रान आप लोगों को 400 ग्राम लेना है। ईस्ट लेना है, जो बाज़ार में बेकरी में ईस्ट मिलता है तो वहाँ से ही आप लोगों को ड्राई ईस्ट लेके आना है, वो सिर्फ 2 ग्राम चाहिए। तो 400 ग्राम राइस ब्रान, 2 ग्राम का ईस्ट और 80 ग्राम का मोलासिस। आप लोगों का पास मोलासिस नहीं रहेगा तो जो काला गुड़ मिलता है बहुत सस्ते में मिलता है, उसको लेके आओ, उसको गर्म करो, थोड़ा सा पानी डालो, जब हनी के जैसा गाढ़ा हो जाएगा तब उसको बाजू में रख दो, वो ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में जो हम लोगों ने गुड़ बनाया उसको डाल सकते हो आप लोग। तो ये जो 400 ग्राम राइस ब्रान है, 2 ग्राम का ईस्ट है और 80 ग्राम का जो गुड़ का पानी है, मोलासिस है, उसको 10 टाइम्स या 15 टाइम्स पानी के साथ मिक्स करो अच्छा से, और उसको फिर बाद में आप लोग एरिएशन दे सकते हैं। देखो हम लोग कीड़े तैयार कर रहे हैं तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन कीड़ों को एरिएशन लगता है। इस बैक्टीरिया को हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया को ऑक्सीजन लगता है। तो मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन से एक छोटा वाला जो फ़िश टैंक के लिए पंप मिलता है ना, एयर पंप, तो वो मैंने एयर पंप मंगाया था, तो उसको मैंने फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया। तो ये मैंने 3-4 दिन के लिए मैंने ऐसे ही एरिएशन के लिए छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें करते समय एक चीज़ में ध्यान में रखना है, जो भी आप लोग इसके लिए बर्तन वगैरह यूज़ कर रहे हो जिसमें ये सब रख रहे हो, तो इसमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि फार्मर्स जो खेती में जो भी बकेट वगैरह जो भी बाउल रखते हैं वो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो पेस्टिसाइड के लिए जो खेत में हम लोग स्प्रे करते हैं कोई भी केमिकल, उसके लिए यूज़ किया होता है रखने के लिए, नापने के लिए। तो ये ही हम लोग लेते हैं बहुत दिन का और उसमें करते हैं और वो फेल हो जाता है। तो केयर लेना कि कोई भी पॉट है ना वो केमिकल नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो क्लीन करके अच्छा से ले लो। और ये आप लोग 3 दिन के लिए रख सकते हो और 3 दिन के बाद इसको आपके तालाब में यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर सकते हो। ये आप लोगों को करना है हर 1 मंथ के लिए। ये करने के बाद आप लोगों को एक डिफरेंस दिखेगा। आपका जो पानी है जो पहले ग्रीन हुआ था, आप लोगों ने जो गोबर से क्रिएट किया था प्लैंकेटन, दोनों भी फाइटोप्लैंकेटन, जू प्लैंकेटन, जो ग्रीन हुआ था वो थोड़ा येलोइश दिखना चालू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी जू प्लैंकेटन की संख्या ज़्यादा हो गई। कभी कभी इस पानी को आप लोग एक बीकर में अदरवाइज़ थोड़ा सा ले लो और ठीक से देखो उसमें पानी में, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि छोटे छोटे कीड़े आप लोगों को दिखाई देंगे जो जिसका मूवमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने तालाब में एक्चुअली क्या किया, तो मछली डालने से पहले भी ये नेचुरल भोजन का हम लोगों ने उनके लिए सेटिंग करके रखा था। मछली डालने के बाद हर 1 मंथ में उसको रिचार्ज किया हम लोगों ने। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना, ये फार्मर्स लोग हमारे यहाँ पे भी मैंने बहुत देखा है कि ऐसा करते हैं, ज़्यादा डालेंगे गोबर और डालते 200 किलो 300 किलो तो ज़्यादा फाइटोप्लैंकेटन क्रिएट होगा, जू प्लैंकेटन क्रिएट होगा, मछली खाएगी, बहुत बढ़ेगी। ये गलत है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करो कि ये वीडियो आपके दोस्तों के पास दे दो। तो कैसा है कि आप लोग जो फिश फार्मिंग कर रहे हो उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अच्छा वाला इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सिंपल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो फिश फार्मिंग अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे फार्मर्स कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ गलत कर बैठ रहे हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और जीनियन लग रहा होगा इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।